बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। अब्दुर्रऊफ साहब आज फिर मेरे साथ शो में मौजूद नहीं और अगले कुछ रोज़ भी वो हमें शो में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बट मैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरेगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है इस वक्त लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा है, बट अगर मैं लाहौर की बात करूं तो यहाँ पर भी इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। तो ऐसे में आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़ुद को वार्म रखना है। और चूँकि ओमिक्रॉन के भी केसेस बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, कोविड एक दफ़ा फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ इस्लामाबाद, ना सिर्फ कराची, बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान से जो मस्बत केसेस की शरह है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करती चली जा रही है। सो ऐसी सूरत हाल में आपने सर्दी को लेकर भी और कोविड की सूरत हाल को लेकर भी अपना बहुत सा ख्याल रखना है। हरमीत का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ हम देखते हैं सर्दियाँ बड़ी तेज़ी से, बल्कि सर्दियाँ तो हो गई हैं, बारिशों का जो सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ओमिक्रॉन और नए नए जो वेरिएंट है कोरोना के वो भी बड़ी तेज़ी से फैल रहे। तो इससे बचाव के लिए कोशिश जो है वो हम सब ने करनी है, मिल के करनी है, ताकि इस वबा से हम बचें। और उसकी कोशिश यही है कि वैक्सीनेटेड जितने भी हम हो सके हमारी जो कौम है, हमारी जो आवाम है और हमारे जो लोग हैं, जब तक हम वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो इस वबा से नहीं बचेंगे। और साथ साथ जो मास्क है इसको एक लाजमी जुज़ के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, रखना होगा इसको एनी टाइम, और कोशिश करना होगी, क्योंकि अब देख रहे हैं कि बहुत सारी एहतियाती जो है लोग बरतरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसमें भी एहतियात करना होगा, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स और कोशिश करनी होगी, बहुत सारी गैदरिंग से अपने आप को अवॉइड रखना होगा। बिल्कुल ठीक बात। और मैं कल मैं कहीं पर गई हुई थी, एक फैमिली गैदरिंग थी, तो मोस्टली जो लोग थे वो एक बात कर रहे थे कि हमारे फ़लाँ रिलेटिव को, फ़लाँ मेंबर को, फ़लाँ कॉलीग को आजकल बहुत ज़्यादा फ्लू की शिकायत है, बुखार हुआ है। सो मैं ये देख रही थी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, बहुत से लोग इस वक्त ऐसे मैं देख रही हूँ जो कि टेस्ट की तरफ नहीं जा रहे। सो मेरे मुताबिक अगर ये तमाम लोग अपने अपने टेस्ट करवाएं सो मोस्ट लाइकली ये कोविड ही निकलेगा। बट इस वक्त तमाम वो लोग बचे हुए हैं या अगर उनको कोविड हो भी रहा है तो उस शिद्दत का नहीं हो रहा जिन्होंने खुद को वैक्सीनेट करवाया हुआ है। सो जो शुरू से हम बहुत से लोगों से एक शिकवा सुन रहे थे और वो र्यूमर्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे कि शायद अगर वो खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं तो खुदा ना ख्वास्ता शायद इसके कोई बहुत ही भयानक किस्म के, खौफनाक किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। सो बहुत से लोग जाली सर्टिफिकेट्स की तरफ गए जब हमने देखा कि बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हुकूमत की जानिब से आयद की गई थी। सो इसमें यही मैसेज है, हम बार बार अपने इस पब्लिक न्यूज़ के मॉर्निंग शो से, इस प्लेटफॉर्म से आवाम से यही अपील करते हैं कि खुद को लाजमी तौर पर वैक्सीनेट करवाएं। और वैक्सीनेशन का मतलब हरगिज़ नहीं कि कोविड आपको होगा नहीं, बट खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड हो गया सो आप उसके संगीन नताइज से, उसकी जो बहुत पीक है, जो ख़राब सूरत हाल है, उससे बच सकते हैं। सो ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। अगर जिन लोगों की पहली 2 डोजेस कंप्लीट नहीं वो ख़ुद को पहली 2 डोजेस लगवाएं, प्लस जिन लोगों की ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं वो बूस्टर डोज की तरफ लाजमी है। सो वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी, ये आपको कोरोना की शिद्दत से बचाएगी। एंड अपार्ट फ्राम दिस बहुत सी और चीज़ें हैं, हम आगे चलकर आपके साथ शेयर भी करेंगे। हरमीत, टॉप स्टोरीज व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें। करूं स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट। जी जी जरूर। ओके, सो ड्यूटी है भाई, कमाल है भाई। बिल्कुल ठीक ठीक। सो खड़काती हूँ। ऑल राइट, आई लाइक दिस वर्ड ऑलवेज। हरमीत जब कहता है ना खड़का दिया, खड़का दो, सो मुझे बहुत पसंद आता है। सो अब मैं खड़काने जा रही हूँ। सो हम स्टार्ट करेंगे डेली डोज के साथ। उसके बाद एक अवामी सर्वे जारी हुआ है जिसके मुताबिक उस्मान बुज़दार पहले नंबर पर हैं। तमाम सूबों के वज़राए आला को लेकर, उनकी कारकर्दगी को लेकर एक अवामी सर्वे का इनेकाद किया गया। उस्मान बुज़दार का पहला नंबर है, बहुत से लोग उनको पसंद भी करते हैं। अब ये कौन से लोग हैं और क्या उन्होंने काम ऐसा किया है? बिकॉज अगर मैं अपने सराउंडिंग्स में देखूं हरमीत, और आप भी ऑब्वियसली आपका भी बहुत उठना बैठना है, तमाम लोग शिकवाई करते नजर आते हैं कि भाई इमरान खान साहब को ये वसीम अकरम प्लस नजर आते हैं, बट अवाम बहुत से शिकवे करती है। इवन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं पीटीआई के अंदर भी देखें तो उस्मान बुज़दार को लेकर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी कारकर्दगी को लेकर बहुत से लोग सवाल करते दिखाई देते हैं। अब ये सर्वे सामने आना, सो ऐसे कौन से लोग हैं जो इनसे मुतमईन हैं? लेट्स सी, आगे चलकर जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मैं तो भी हैरान हुआ ये खबर पढ़ के सुन के। और अगर हम देखें इस वक्त, अगर मुझे कोई मुतारिक
वज़ीर आला नजर आता है तमाम तर सूबों में, तो मैं वज़ीर आला सिंध को कहूंगा, लेकिन उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो वहां पे बहुत ज्यादा रेशो जो थी, लोगों की जो राय थी वो बहुत ज्यादा कम मुझे मिली। और अगर हम देखें तो बुज़दार साहब जो है वो अचानक उभरते नजर आए और हैरानी भी हुई, परेशान भी हुआ कि कौन है ये लोग। अक्सर हम जब भी जाते हैं माइक उठा के जब फिरते रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है रावलपिंडी में मुख्तलिफ इलाकों में बड़े गिला शिकवे जो है वो भी करते नजर, और जो चीजें हैं वो हम भी देखते हैं। लाहौर का मुझे आज भी याद है कि लाहौर को जब हम देखते थे, जब हम बाहर निकलते थे गली कूचों में, जिस तरह साफ सुथराई का अमल शुरू होता था, जिस तरह काम चलता था नून लीग के दौर में, शायद मैंने बुज़दार साहब के दौर में नहीं देखा। बट ये है कि अवाम की राय है, अवाम की राय को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, इसको हमने आगे चलकर डिस्कस भी करना है। इवन इस सर्वे के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कोविड की सिचुएशन, हमने आगाज़ में ही कहा, आपने सबने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। और ये बात कही जा रही है कि जो नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं कोविड को लेकर। और ऐसे में अगर हम देखें और अभी भी देखें तो बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है, रीज़न आज जानने की कोशिश करेंगे। और हम फिर प्रोटेक्शन की तरफ कैसे आ सकते हैं, बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हैं, इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ एक फिल्म जो रिलीज़ के लिए तैयार है, बहुत से इसके फैंस इंतज़ार भी कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से सिनेमाज बंद थे, अब सिनेमाज खुले हैं। सो ये जो मूवी है रिलीज़ के लिए तैयार है, फिल्म छूले आसमान, इसके एक्टर उस्मान राज भी आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम सियासी सूरत हाल को देखें पाकिस्तान की, तो सियासी जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त हमें अरूज पर नज़र आ रहा है। एक तरफ हमें पीडीएम मुतहरिक होती दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज गुज़श्ता रोज़ अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का चूँकि बहुत देर से ऐलान किया हुआ है, अब पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत गिराने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। सो अब की बार क्या हुकूमत गिरा पाएंगे या नहीं गिरा पाएंगे, या महज एक सियासी टैक्टिक है, इसको भी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ तवील इंतजार के बाद पाकिस्तानी एक्शन कॉमेडी मूवी एक है जो कि रिलीज के लिए तैयार है। इसका टीजर भी हमारे पास है, इसका ट्रेलर इनफैक्ट हमारे पास है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। डेली डोज की पहली स्टोरी हरमीत हमारे पास जनाब आज ये है। हम अक्सर डिस्कस करते हैं कंपैरिजन विद पाकिस्तान, जब हम अपने हमसाया मुल्क भारत को देखते हैं तो हम अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं जो हमारे दिल को बहुत ज़्यादा दुखाते हैं। हम वहाँ पर देखते हैं भारत खुद को सेकुलर होने का दावा करता है, बट वहाँ पर जितनी भी अक़लियतें हैं वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, उनको वहाँ पर मुकम्मल मजहबी हुकूक हासिल नहीं है, इवन जो हम कहते हैं बुनियादी शहरी हुकूक भी हासिल नहीं है। सो ऐसा ही एक वाक़या भारतीय रियासत कर्नाटक का अगर जिक्र करें, एक सिटी जहाँ से एक सरकारी कॉलेज को हम अगर देखें तो यहाँ पर मुसलमान स्टूडेंट्स कुछ हैं जिनको हिजाब पहनने पर क्लास से बाहर निकाल दिया गया। और अब जब से इस महीने का आगाज़ हुआ है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ जनवरी अगर हम देखें तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्लास से बाहर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, बिकॉज प्रिंसिपल ने इनको इनके हिजाब की वजह से कहा कि आप लोग क्लास में एंटर नहीं हो सकते। सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हम देखें तो भारत में तमाम अक़लियतें जो हैं, खबरें जो हैं रोमा हम हिंदुस्तान से देखते हैं, और भारत का जो राग था, जो अलाप रहा था, और जो चीज़ें हम सेकुलरिज्म की तरफ वो जिस तरह रवा दवा थे, और अचानक बीजेपी जब से बरसर इख्तिदार में आई है तो हमने वहां पे एक चीज देखी है कि जो टॉलरेंस है वो कम होता चला जा रहा है, और जो दहशतगर्द इंतहा पसंद हिंदू हैं वो उनको जिस तरह फंडिंग हो रही है, फिर वो जिस तरह अपना हर जगह में उनका जो असर रसूख है, चाहे हम यूनिवर्सिटी की बात करें कि गुंडे जो है वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां पे मुसलमान लड़कियां या लड़कों को तंग करना है, उसी तरह हमें ये रिपोर्ट्स भी मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि यूपी के जो एक नायब वज़ीर आला है, उनका बयान जब मैंने देखा और मैं हैरान ये रह गया कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है, सिखों की भी है, क्रिश्चियन की भी है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के जो मुतनाज़ा बयानात उनकी जानिब से आते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तासुब जो है अब इस कदर बढ़ता चला जा रहा है, और अदम बर्दाश्त जो है हम हिंदुस्तान के माशरे में इतनी तेजी से देख रहे हैं कि चीजें बड़ी तेजी से बदल रही है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि चाहे खालिस्तान का रेफरेंडम हो जिसमें बड़ी तेजी आ गई है, या आपने देखा कि जिस तरह मुख्तलिफ जो आसाम है, दीगर जो इलाके हैं, बिल्कुल वहां पे तेजी से जो चीजें जो रद्द-ए-अमल सामने देखने को मिल रहा है, तो यही चीज है कि आप जब रिएक्शन इसी तरह देंगे, जब आपकी
की तरफ से, ये रियासत की तरफ से इस तरह का एक्शन होगा तो रिएक्शन जो है वो बड़ा ही खतरनाक होगा। और आने वाला दौर में देख रहा हूं कि अगर मोदी की ये पॉलिसियां रही, आरएसएस के गुंडों की, बीजेपी बजरंग दल के गुंडों की ये कारकर्दगी का ये तरीकाकार रहा, लोगों को तंग करने का ये तरीकाकार रहा, लोगों पर वहां पे जिंदगी लोगों के अजीरन बनाने का ये तरीकाकार रहा, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान जो है बहुत जल्द टोटे टोटे होने वाला है, क्योंकि हालात आप खुद ब खुद मोदी सरकार जो है उस तरफ लेके जा रही है जो इंतहाई भयानक और खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक आपने बात की। और यहाँ पर अगर मैं यूनाइटेड नेशंस का जिक्र करूँ तो ये मामला जब वहाँ पर पहुँचे, नॉट अभी, जब पहले भी इस तरह के हम अक्सर मामला देखते रहते हैं, और ना सिर्फ ये भारत की बात, भारत का तो हम अभी जिक्र करें, हमने माजी में देखा कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जहां पर मुसलमान खवातीन के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई या किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म का सामना था खवातीन को वहां पर। सो जब ये मामला यूनाइटेड नेशंस गए और वहां पर अगर अब हम देखें तो हिजाब पर पाबंदी बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दी गई है। बट ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर ही रह जाती हैं और हम इस तरह के वाक़यात भारत क्या पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं से हमारे सामने आते रहते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसके कंपैरिजन हम अपना मुल्क पाकिस्तान देखें, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर हमारे जो लोग हैं और इवन जो हमारे दूसरी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, अक़लियती बहन भाई हैं, वो उनको मुकम्मल तौर पर मजहबी हुकूक हासिल हैं, वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो चीज़ें यहाँ पर कंपैरेटिवली बेहतर हैं। सो यूनाइटेड नेशंस की जानिब से महज एक चीज़ को ये करार दे देना कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इससे बढ़कर कुछ होना चाहिए, इससे नेक्स्ट स्टेप कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और कल हरमीत हम देखें तो इंतहाई एक दिलचस्प वाक़या हुआ। उसकी तरफ आने से पहले अगर हम देखें, आपने भी न्यूज़ एंकरिंग की हुई है और जब मैंने भी अपने करियर का आगाज़ किया तो आई ऑल्सो यूज्ड टू बी अ न्यूज़ एंकर एट दैट टाइम। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप सब लोग जो हैं वो सामने से कुछ ना कुछ देख के प्रॉम्प्टर से पढ़ रहे होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन अगर आपका प्रॉम्प्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, प्रॉम्प्टर बंद हो जाए, सो बहुत से जो स्पेशली न्यू कमर्स होते हैं वो एकदम ऐसे हड़बड़ा जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, अब हम क्या करें। सो जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो फील्ड के सीनियर लोग होते हैं, वो उस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम कर लेते हैं। एनीवेज, इससे मुंसलिक जो भी हम खबर देख रहे हैं, ये एंकर्स तक बात महदूद नहीं। कल जो दिलचस्प वाक़या पेश आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तकरीब और उससे मोदी साहब खिताब कर रहे थे और अचानक वो हड़बड़ा गए। एवरीबडी वाज लाइक क्या हुआ क्या है। सो बाद में पता लगा कि उनका प्रॉम्प्टर ख़राब हो गया और उनके बारे में तासुर एक्चुअली ये कायम था कि वो फिलबदी बोलते हैं, गैर तहरीर शुदा पेपर्स, मतलब गैर तहरीर शुदा कॉन्टेंट उनके पास होता है, वो खुद से बोल रहे होते हैं। बट हमने ये देख लिया और पूरी दुनिया पर उनकी जो हकीकत थी वो अया हो गई और अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म और मीम्स सामने आ रहे हैं। आप अपना कमेंट ऐड कर लें, फिर कल क्या हुआ ये हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। मैं तो हैरान परेशान ही हो गया कि चलो न्यूज़ एंकर हमारी तो चलो आदत बन गई, लेकिन मोदी साहब जो है इसकी भी आदत तकरीबन बन ही चुकी थी, लेकिन कल बड़े हड़बड़ाए से नजर आए क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर प्राइम मिनिस्टर इसको कहा जाता है हिंदुस्तान में। और जिस तरह हमने देखा कि जो है राजीव गांधी के बेटे जो है राहुल गांधी, तो उन्होंने जिस तरह कमेंट्स किए, ट्वीट किया उन्होंने मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, इस तरह हमने देखा कि पूरा टॉप ट्रेंड कल रहा टेलीप्रॉम्प्टर प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और हम भी यही सोचते थे कि जिस तरह हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चीजें दिखाती थी, लेकिन अचानक जब चीजें जो रियलिटी लोगों के सामने आई तो भाई सब हैरान थे। और हंसी जो है वो, मैं जब वीडियो देख रहा मैं बड़ा परेशान हैरान भी था और साथ में हंसी भी आ रही थी कि भैया थोड़ा बहुत कंट्रोल ही कर लेते। बट ये है कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी बेचारे वहां पर, और उनकी जो हकीकत थी कि वो गैर तहरीर शुदा जो तकरीर उनके पास होती है वो खुद से बोल रहे होते हैं, फिलबदी बोल रहे होते हैं, उनकी जो रियलिटी थी वो ना सिर्फ अपने लोगों पर बल्कि पूरी दुनिया पर कल आया हो गई। कल माजरा क्या पेश आया जरा चलकर वो देख लेते हैं। वाह, मैंने कल भी बहुत एंजॉय किया था, मैंने अभी भी बहुत एंजॉय किया है। देखें जरा ये क्या हुआ। और फिर हम राहुल गांधी को भी देख रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बोल रहे होते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बोल रहे होते हैं, लाइक वो जिस तरह से बात कर रहे थे तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूं। राहुल गांधी का एक जुमला बड़ा कमाल का उन्होंने बोला कि टेलीप्रॉम्प्टर भी इतना झूठ नहीं बोलता जितना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं। अच्छा, तो टेलीप्रॉम्प्टर भी थक गया कि भैया हाथ खड़े कर दिए कि मैंने और झूठ नहीं बोलना। बहुत अच्छा, नॉर्मली हमारे जो बड़े कमाल के मीम्स जो बने हैं, बड़े मजे मजे की मीम्स आए हुए हैं। अब आप सोशल मीडिया पे जब देखते हैं तो बड़े मजे के मीम्स आए हुए हैं और लोगों ने इसका जो मजाक, जो मुख्तलिफ पार्टी मुख्तलिफ लोग हैं
खासकर जो गोदी मीडिया उनको थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन जो दीगर लोग हैं उन्होंने भरपूर तरीके से ट्वीट और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुख्तलिफ वीडियोज जो है इस वीडियोज को जिस तरीके से शेयर किए तो बड़ी आपको बड़ा मजा भी आता है और हंसी भी आती है कि भैया प्राइम मिनिस्टर तो गए, वाट लग गई। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कर रहे हैं, बट हम नॉर्मली देखें तो हमारे यहाँ पर स्पेशली हम पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर्स की बात करें, उनको ये कहा जाता है कि अगर आपका प्रॉम्प्टर बंद भी हो जाए तो यू हैव टू बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, अपने आसाब पर काबू रखना है और जो आपके माइंड में एक दो लाइंस हैं उन्हीं को रिपीट करते रहना है। मैं मोदी साहब को देख रही थी, सियासत में तो चलें वसी तजर्बा रखते हैं, न्यूज़ एंकरिंग का तो कोई तजर्बा नहीं रखते, बट स्टिल अगर आपका प्रॉम्प्टर बंद हो गया तो आप एकदम पहले हड़बड़ाएं और फिर आप आएँ बाएँ शाये करने लग गए हैं। अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते, थोड़ा अपने आसाब पर काबू रखते तो ये फिर अब आपका मजाक ना बनता, पूरी दुनिया में आपकी जगह सही ना होती जो अब हम देख रहे हैं। बट खैर, अगर ये मामला ना होता तो ना हम ये खबर डिस्कस कर रहे होते और ना पूरी दुनिया इस वक्त इस खबर के मजे ले रही होती। सो इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास ये है, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखने वाली वीडियो हरमीत कौन सी है? आई वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम यू। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बेबी शार्क। बेबी शार्क, वैसे मैंने जो सुना है, वैसे देखा है तो हाँ, बेबी शार्क तो शायद ये बड़ी ज्यादा वायरल है आजकल और बड़े लोग बहुत जब ये मेरे ख्याल में अपलोड हुई थी तब से ये बड़ी वायरल हुई है और बहुत सारे लोग जो है इसको देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। इट वॉज मेड इन 2016, एक कोरियन कंपनी थी, जनूबी कोरिया की कंपनी, उसने इसको बनाया था और तब भी इसको बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली। बट अगर अभी हम देखें तो बेबी शार्क म्यूजिक वीडियो का नया आलमी रिकॉर्ड और इस वक्त 7 अरब के करीब लोग इसको देख चुके हैं। अब मज़े की बात यह है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम देखें पूरी दुनिया की आबादी भी 7 अरब है। अब इन 7 अरब लोगों को हम देख लें तो हर किसी के पास ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, ना इंटरनेट एक्सेस है। सो हाउ कम के 7 अरब आबादी के 7 अरब लोगों ने ही ये देखी है और ये एक नया आलमी रिकॉर्ड बेबी शार्क ने कायम किया है। सो इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये नहीं कि 7 अरब आबादी ने 7 अरब मतलब उन्हीं लोगों ने ये देखी है, इसका मतलब ये है कि लोगों ने रिपीटेडली ये देखी है, बहुत से लोगों ने रिपीटेडली इसको बार बार देखा है, जिसकी वजह से इसको इतने जबरदस्त किस्म के व्यूज मिले हैं। इससे पहले कि अगर हम देखें तो ये एजाज, जाहिर बात है ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे जो है वो बार बार रिपीट कर करके देखते हैं। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जितने भी आप बच्चों की वीडियोज देखें तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ जो हैं, बहुत ज़्यादा मिलियंस व्यूज़ जो हैं वो आ ही जाते हैं। और यहाँ पे भी ये जो रिपीट की आप बात करी तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो है बच्चे देखने वाले, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, ये सॉन्ग बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और वैसे कोरिया के बारे में कहूँ कि इनकी वैसे भी मौसीकी जो है पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है, इनके कई मुख्तलिफ जो बैंड हैं वो काफ़ी मशहूर है, फिर इनके जो मुख्तलिफ डांस, अपना एक जो स्टाइल है इनका अपना ट्रेडिशनल, तो उसका अलग मज़ा है और वो भी ज़्यादा फेमस है। लेकिन इसने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है और हम देखते हैं कि बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए बहुत सा पैसा बना रहे हैं, अपनी वीडियोस को बेचते हैं, अपना जो कंटेंट होता है उसके हुकूक किसी प्लेटफॉर्म के सपोर्ट कर दिए, इवन जो आप पिक्चर्स हैं अपनी उनको भी उनकी भी राइट्स किसी को देकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास ज़बरदस्त किस्म की गाइडेंस होनी चाहिए, विदाउट गाइडेंस आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट एनीवेज इस वक्त विजुअल्स में हम आपको एक आईडी दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया का ये स्टूडेंट है जिसने एक अपनी सेल्फी फरोख्त बेसिकली किया, नॉट एक, बहुत सी अपनी सेल्फीज फरोख्त करके एक जो इसके डिजिटल हुकूक थे वो एक कंपनी को देके, एक प्लेटफॉर्म को देके करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। जबरदस्त हरमीत हो गया ना। हम इतनी पिक्चर्स लेते हैं बट हमारे पास वो गाइडेंस उस तरह से नहीं। बट आप ये देखें हमारी सेल्फी की तरफ कोई देखता नहीं है और उसने करोड़ों कमा लिए। ये बात ना आप करें, आपकी सेल्फी की तरफ लोग बहुत देखते हैं। यू हैव सो मेनी फैंस। मुझसे ज्यादा आपके फैन हैं, तो देखिए उसके बावजूद हम जो सोच रहे हैं कि करोड़ों कमाना और वो भी सेल्फी से, तो थोड़ा बहुत हैरान तो कर देता है। हाँ, और उसने तो कमाल ही कर दिया भाई चौंका दिया है। अपनी सेल्फीज के डिजिटल हुकूक फरोख्त करके $1 मिलियन इस स्टूडेंट ने कमाए हैं, इस नौजवान ने कमाए हैं। जबरदस्त, अमेजिंग। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आज जाकर वैसे पता है कि तस्वीर में इंडोनेशियन लैंग्वेज में तस्वीर को क्या कहा जाता है? नो, आई डोंट नो अबाउट इट। क्या कहा जाता है? हाँ, इसने भैया मतलब ये जो है ना गांबर, तो भैया बहुत ज्यादा गांबर इसने मतलब बेच दिए हैं। जबरदस्त हो गया। सो यही मैसेज, और मेरे ख्याल में हम लोगों के लिए भी मैसेज होना चाहिए। हम इतनी पिक्चर्स बनाते हैं, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और मैं नहीं, बहुत सी ख़वातीन शौकीन होती हैं पिक्चर्स के हवाले से। सो अब ये चाहिए कि हम इस हवाले से गाइडेंस हासिल करें कि भाई आप
किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ये हुकूक दे के, जो डिजिटल हुकूक जिनको कहा जाता है, डिजिटल राइट्स बेसिकली, वो देकर आप इतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सो हमें देखना पड़ेगा और हमारे व्यूअर्स को भी देखना पड़ेगा ताकि ये $1 मिलियन जो हैं वो हम भी कमा सकें। सो व्यूअर्स, यहाँ पर डेली डोज अपने इख्तिताम को पहुंचा। वी होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अब एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो कोई भी हुकूमती बंदा जो होता है, जब वो ओहदे पर आता है तो उसको अक्सर औकात बहुत से क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है। या अगर हम किसी भी सियासी रहनुमा को देख लें, जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं, कोई ना कोई ओहदा संभालते हैं, कोई ना कोई चार्ज संभालते हैं, कुछ लोग उनको सराहते हैं, बट इसके साथ साथ बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। अगर हम उस्मान बुज़दार साहब को देख लें तो जब से इन्होंने ओहदा संभाला, हम देख रहे हैं कि ये स्टार्ट से लेकर आज की तारीख तक थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। और क्रिटिसिज्म सिर्फ आवाम की जानिब से सामने नहीं आया, बट अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। बट इमरान खान साहब हमेशा से और आज तक इनको वसीम अकरम प्लस कहते हैं, समझते हैं, कंसिडर करते हैं। अब हैरान कुन बात यह है कि इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पाकिस्तानी अवाम की ओपिनियन पर मबनी एक अवामी सर्वे जो है वो जारी किया है। इस सर्वे के मुताबिक उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी के लिहाज से पहले नंबर पर हैं, यानी कि पंजाब से 51% शहरी ऐसे हैं जिन्होंने उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो किया है और वो खुश भी हैं। इसके साथ साथ अगर हम दीगर सूबों के वज़रा आला को अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के महमूद खान इनका दूसरा नंबर है। बलूचिस्तान में मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो तरक्याती कामों के हवाले से अवाम में तीसरे नंबर पर आए हैं, इनको तीसरे नंबर पर रखा गया है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो CM सिंध सैयद मुराद अली शाह इनका चौथा नंबर है। इस सर्वे में कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस किया गया, जिसमें तालीम का शोबा था, जिसमें सेहत का शोबा था। इसको हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं फोकल पर्सन CM पंजाब अजहर मिशवानी साहब। थैंक यू सो मच अजहर साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जिस सर्वे की हम अभी बात कर रहे हैं, अवामी सर्वे की, हम जानना ये चाहेंगे कि वो कौन से मेरिट्स हैं, वो कौन से तरक्याती काम हैं जिनकी बुनियाद पर अवाम की जानिब से सराहा गया है और अवाम ने, पंजाब के अवाम ने कॉन्फिडेंस शो किया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पर। थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं मोटी मोटी चीज़ें बताना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हमारा जिस तरह पार्टी का मंशूर था, उसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी लेके चल रही है। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस तालीम पे है, सेहत पे है, और उसके अलावा हमारा एक बड़ा फोकस ये था कि हमने सिर्फ एक शहर की डेवलपमेंट नहीं करनी, पूरे सूबे की करनी है। तो जिस तरह सर्वे में आपने देखा कि जो लोगों की परसेप्शन है तहरीक इंसाफ हुकूमत के बारे में और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बारे में, वो ये है कि चारों सूबों में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड यहाँ के लोग हैं, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से। अब सेहत की चीज़ें ले लें तो जैसे आपको पता है, अभी रिसेंटली हमने पूरे पंजाब के लिए 400 अरब रुपए के बजट से हमने डेवलपमेंट पैकेज 400 अरब रुपए के बजट से हमने सेहत कार्ड लॉन्च किया। इसके अलावा इस टाइम 19 हॉस्पिटल बन रहे हैं पंजाब के अंदर। सेहत कार्ड का आपको पता ही है कि पंजाब के हर शहरी को हमने 10 लाख तक की सहूलत देनी है फ्री इलाज की, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो जो पैनल के ऊपर मौजूद होंगे। लाहौर डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न से इसका आगाज़ हो चुका है और 2 दिन के बाद इंशाल्लाह इसके अंदर रावलपिंडी डिवीज़न भी आ जाएगा और 31 मार्च तक हम पूरे सूबे के अंदर रोल आउट कर रहे हैं। इसके अलावा लाहौर की अगर आप एग्जांपल लें तो यहाँ पे गंगाराम हॉस्पिटल 1994 के बाद कोई यहाँ पे बड़ा उस तरह का हॉस्पिटल बन रहा है। गंगाराम में के साथ ही गंगाराम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 600 बेड्स का बन रहा है। अरफा क्रीम टावर के साथ हम 1000 बेड का जनरल हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वो भी एक जनरल हॉस्पिटल कई दहाइयों के बाद बन रहा है। इसी तरह पूरे पंजाब में टोटल 19 हॉस्पिटल बन रहे हैं। अब अगर आप एजुकेशन पे आएँ तो हमारे 19 ऐसे अजला थे जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, वहाँ पे हम नई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उसके अलावा भी 2 यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, तो टोटल 21 यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना रही है, जिनमें से 6 के अंदर क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके बाद अगर डेवलपमेंट पे आएँ तो जैसे मैंने पहले बात की कि हमारा मंशूर ये था कि हमने सिर्फ एक ज़िले के ऊपर या सिर्फ एक शहर के ऊपर सारे फंड्स नहीं लगाने,
तो हमने 360 अरब रुपए का एक तारीखी डेवलपमेंट पैकेज लेके आए, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 8 से लेकर 15 अरब रुपए के डेवलपमेंट बजट हैं, जिसमें वो उस इलाके की तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा गया है। तो उस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और आवाम इस चीज़ को देख रही है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, एक तो ये बताइएगा कि बहुत सारे अपोजिशन की जानिब से भी आप लोगों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, ज़्यादातर आप लोगों ने ऐलान किया है लेकिन अभी तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो है 3-4 के अलावा जो है, 3-4 तो मैंने ही बोल दिया, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो आप लोगों ने उसका कमेटी से वो चीज़ें तो पास हुई हैं लेकिन अब तक उसको जो अमली तौर पर क़याम है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात सामने आ रही कि कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो प्राइवेट, ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हरमीत, अगर आप अपना दोबारा सवाल रिपीट कर पाए, मैं सुन नहीं पाई आपको ठीक से। अच्छा, मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि अपोजिशन की जानिब से जिस तरह ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है हुकूमत पर कि यूनिवर्सिटी जो ये जिक्र कर रहे हैं कि हमने अब जिस तरह सर ने कहा कि मैं 19 अज़ला में यूनिवर्सिटी का क़याम हम अमल में ला रहे, तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो है ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस जो है उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, गवर्नमेंट तो किसी प्राइवेट कॉलेज को डेफिनेटली अपने उसमें नहीं ले सकती। ये यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है। कई इस तरह के अजला हैं जहाँ पे अभी वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना हुआ, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो कॉलेजेस थे उनको अपग्रेड करके बनाया गया। लेकिन ये बात कि प्राइवेट कॉलेजेस को बनाया, ये तो काफ़ी मज़ाक़ खेज़ किस्म की नहीं। उनका ये कहना है कि इसको भी अपने क्रेडिट में शामिल कर रहे हैं पीटीआई के लोग, जो प्राइवेट है उन इदारों को नहीं, ये प्राइवेट नहीं है। ये बता रहे हैं कि हमने इतनी यूनिवर्सिटी जो क़याम में हमला। जी ये प्राइवेट नहीं है। जी, अपोजिशन का इल्ज़ाम है सर। वैसे में जी, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। 21 की 21 यूनिवर्सिटी जो हैं ये गवर्नमेंट की हैं और 19 ऐसे अजला में यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई जा रही हैं जहाँ पे पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। इनमें से 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा माशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा अज़हर साहब, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, तालीम को भी हम डिस्कस करें, आगे चलकर भी करेंगे। सेहत को अगर हम ले लें, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से हॉस्पिटल्स उनका क़याम अमल में लाया जा रहा है, बट अगर मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा बहुत दफ़ा जाना होता है अक्सर सरकारी अस्पतालों में, वहाँ पर बहुत सी सहूलियात का फुकदान है। तो बजाय इसके कि आप लोग नए हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे हैं, नए इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं जो ऑलरेडी बने हुए, पहले वहाँ पर तो चीज़ों को ठीक कर लें। वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम यंग डॉक्टर्स होते हैं जो कि आए दिन हड़तालों पर होते हैं, अनफॉर्चुनेटली। ठीक, आउटडोर ओपीडीज बंद होती हैं, ये मोस्टली अस्पतालों की सूरत हाल। इसके अलावा अगर हम देख लें तो वहाँ पर एक अगर मरीज़ आया, उसको एक जगह से नहीं कुछ फैसिलिटेट किया गया, उसको वहाँ से एकोमोडेट नहीं किया गया दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और अल्टीमेटली ये होता है कि ये लोग आए भी दूर दराज इलाकों से होते हैं। एक दिन डॉक्टर बुलाएगा, दूसरे दिन बुलाएगा, तीसरे दिन थे कि मोस्टली कि हम जब पिछले अदवार थे, पिछली हुकूमतों के अदवार आए, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी, लास्ट तो पीएमएलएन का ही था, उसमें हमने देखा कि हमें अद्वियात मुफ्त मिलती थी। अब अद्वियात देने का क्राइटेरिया बहुत सख्त कर दिया गया है। अच्छा, ये वो पेशेंट्स थे जिनके आप हुलिये से ही पहचान लेते हैं कि ये डिजर्विंग केसेस हैं। अब वहाँ पर मेरा डॉक्टर से सवाल था कि पहले मिल रही थी अद्वियात, अब कुछ लोगों को मिल रही हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रही, क्राइटेरिया इतना सख्त क्यों किया गया? सो जो फंड्स की बात है, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपना फंड जो है वो रिड्यूस कर लिया। हुकूमत ने अपने फंड्स रिड्यूस किए हैं, हमें अपना क्राइटेरिया सख्त करना पड़ा है। सो अब ऐसे में आम आदमी किधर जाए? मैं आपको बताता हूँ कि पहले मेडिसिन के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट का बजट था वो तकरीबन 25 बिलियन था, अब तकरीबन 40 बिलियन है। तो बजट तो कहीं से भी कम नहीं हुआ और मेडिसिन भी हर जगह पे अवेलेबल होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और जहाँ पे इलाज हो रहा होता है सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सारी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। तो ये आपके जो स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं ये तो काइंडली मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं इनको हाईलाइट करूँगा ताकि पता चले कि क्यों किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं। मैं दोबारा से यहाँ पे एक बार सेहत कार्ड का दोबारा से जिक्र करूँगा कि सेहत कार्ड पे चाहे सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज हो रहा होगा, तो इलाज के दौरान जितने भी टेस्ट होंगे, जितनी मेडिसिन होंगी, सारा कुछ फ्री होगा। ठीक है जी हरमीत। अच्छा,
अच्छा सर, अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दौर में ई लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी जो स्टूडेंट थे मुख्तलिफ पार्क्स में ये ई लाइब्रेरी जो है बनी थी, वहाँ पे लोग जाके मुतालिया करते थे। वो जब आपकी हुकूमत आई आप लोगों ने बंद करा दी। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट के लिए मिलता था तो वो भी मिलना बंद हो गया। वजूहात क्या थी? क्या अब दोबारा बहाली की तरफ भी आप लोग आ रहे? क्योंकि एजुकेशन के हवाले से एक अच्छी रिपोर्ट आपकी पंजाब की जानिब से आई है, तो ये दो चीज़ें भी अगर आप लोग देखें तो। अच्छा, ये हमारी तरफ से रिपोर्ट नहीं थी, एक इंडिपेंडेंट सर्वे हुआ था तो उनकी रिपोर्ट है। और ये जो आप चीजों का जिक्र किया, आप मेरी मैं वन बाय वन आपको सवाल मैं समझ थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैं यही अर्ज किया कि जो रिपोर्ट आप लोग की जो सर्वे आया हुआ है, तो जाहिर बात है कि आप लोग के फायदे के लिए आया हुआ है कि आप लोग की जो कारकर्दगी है सुबह में एक बेहतर तरीके से जा रही है, अवाम इतने % मुतमईन है। तो एक रिपोर्ट प्राइवेट रिपोर्ट है जी। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। सारी ई लाइब्रेरीज भी चल रही हैं, बल्कि उनको काफ़ी ज़्यादा उनमें नए इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो आपके कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल साथ है, आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल फंक्शनल है और चल रही है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका काइंडली अगर आप रिपीट कर दें। जी हरमीत, स्कॉलरशिप के हवाले से था। जी स्कॉलरशिप्स। अच्छा, दो तरह की स्कॉलरशिप्स थी। पहले सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिलती थी पीफ की स्कॉलरशिप्स, वो बिल्कुल चल रही हैं और पहले से ज़्यादा मिल रही हैं। उसके अलावा पीटीआई गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट की है एहसास की स्कॉलरशिप, जिसमें अंडर ग्रेजुएट जो आपको पता है बीएस के बच्चे भी, उनके पास भी डेफिनेटली कम वसाइल होते हैं, तो उनके लिए 50,000 स्कॉलरशिप हर साल हम दे रहे हैं। तो पिछले 3 सालों में 1.5 लाख स्कॉलरशिप्स हम अभी तक दे चुके हैं। अभी बहावलपुर यूनिवर्सिटी की ही परसों मुझे कोई बता रहा था कि वहाँ पे तकरीबन 6,000 बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। तो अच्छा, जहाँ पे स्कॉलरशिप्स का जिक्र आया, हमने माजी में भी देखा कि जितने भी पंजाब के अगर हम देख लें तालीमी इदारे या वहाँ से जो बच्चे निकलते थे नुमाया कारकर्दगी हासिल करते थे, उनको इनामात दिए जाते थे। और मोस्टली जो हम देखते थे 10-10 लाख रुपए भी कैश इनाम दिया जाता था, या मुख्तलिफ दूसरी फैसिलिटीज़ का ऐलान किया जाता था। वो तालीमी हवालों से भी हो सकती थी और वैसे भी इनामात। अब हम देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें रोक दी गई हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके क्या रीजंस हैं? ये बस अब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मीडिया की परसेप्शन है कि ये चीज़ें रोक दी गई हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि ई लाइब्रेरीज रोक दी गई हैं या स्कॉलरशिप्स रोक दी गई हैं, आप कह रही हैं कि वो इनामात रोक दिए गए। पहले होता क्या था कि कोई टॉयलेट भी गवर्नमेंट ने बनाया तो वहाँ पे शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है और वो जाके इफ्तिताह कर रहा है, मीडिया वाले सारे हैं तो उनको पता चल जाता था। तो अब ये क्योंकि इतने बिल्कुल म्यूनसिपल लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीज़ें होती हैं, वो वहीं पे हो रही होती हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर उस तरह से नहीं जाते, शोबाजी को उनको इतना शौक नहीं है। तो मीडिया को भी लगता है कि ये काम हो नहीं रहा, लेकिन जिनके पास हो रहा है, ये अब पब्लिक परसेप्शन का एक सर्वे आया है ना, पब्लिक को पता है कि उनके पास काम हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जी हम इससे सेटिस्फाइड हैं। तो ये चीज़ें सारी हो रही हैं, लेकिन एक परसेप्शन इस तरह की बनाई गई है कि परसेप्शन भी तभी बनती है ना जब कोई ना कोई लैक कहीं पे हुकूमत कर रही हो या कोई भी इंडिविजुअल भी अगर कर रहा, तो परसेप्शन उसी नहीं, हम लेक डेफिनेटली शोबाजी में जरूर हम लेक करें और हमने वो करना ऐसी बात चलें। खैर, मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा ओपिनियन का इख्तलाफ आ जाएगा। अगर हम देखें तो इसी सर्वे में तालीम के शोबे में बहुत से लोग पंजाब हुकूमत से मुतमईन दिखाई दिए। अराउंड अबाउट अगर हम देखें 86% के लोग जो हैं वो मुतमईन हैं। बट अगर हम इसी के साथ साथ देखें तो बहुत सी चीज़ें, जिस तरह सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया गया और उनका जो नफाज था, ये भी कहा गया कि ना सिर्फ सरकारी इदारों पर होगा बल्कि जो प्राइवेट होंगे उधर भी होगा। और वो प्राइवेट वाले बहुत चीखते चिल्लाते रहे और उसको कुछ मैंने भी थोड़ा स्टडी किया उसकी सिंगल नेशनल करिकुलम की, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं बट कुछ जो है वो काबिले एतराज़ भी हैं। अभी तक हम देखें तो ये बातें तो बहुत की जाती हैं, किताबें स्टूडेंट्स को मुहैया नहीं की गई, इसकी क्या रीज़न है? वाई सो डिले? तालीम शुड बी द प्रायोरिटी। ये भी एक परसेप्शन इस तरह की बनी हुई है कि किताबें नहीं मिली। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो किताबें बनाई, पहले करिकुलम को समझने की ज़रूरत है कि वो एक करिकुलम दिया हुआ है, निसाब दिया हुआ है, उसके मुताबिक कोई भी पब्लिशर अपनी किताबें बना सकता है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो किताबें बनाई सरकारी स्कूलों के लिए, वो हर जगह पे अवेलेबल हैं और हर एक स्कूल में मिल गई और पढ़ाई जा रही हैं। इसी तरह कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स को इस पे इशू था क्योंकि उनकी जो वेटिंग प्रोसेस उन्होंने लेट स्टार्ट करवाया था। 2-3 महीने डेफिनेटली लगते हैं क्योंकि कोई भी किताब बगैर चेक किए, बगैर वेरीफाई किए नहीं आ सकती। कोई छोटी सी भी गलती हो तो वो काफ़ी मसला हो जाता है। ठीक है, तो किताबें सारी अवेलेबल हैं। जहाँ पे किसी पब्लिशर की
अपनी बुक पब्लिश नहीं हो सकी, वहाँ पे वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करिकुलम सेम है। ठीक है, करिकुलम तो वाकई सेम है, एतराज़ात उस पर भी बहरहाल बहुत है। हरमीत, हमारा वक्त खत्म हो चुका है, सो अभी हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा। अजहर साहब को बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अपनी उतनी सर्वे कुछ और कह रहा है, और जो हमें लोग रोज़ बरोज़ मिलते हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भी बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कंप्लेंट्स और उनके जो ओपिनियंस हैं वो आई डोंट नो वो क्यों मुख्तलिफ हैं। बट एनीवेज, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। पिक्चराइजेशन को लेकर, स्टोरी को लेकर, एक्टिंग को लेकर, गानों को लेकर मुझे तो मूवी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। बट अभी हम अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाते चलें। इस मूवी के जो लीडिंग एक्टर हैं उस्मान राज, वो हमें इस वक्त शो में ज्वाइन करें। और उस्मान का तारुफ ये नहीं कि ये महज एक एक्टर हैं, इनकी गो के ये पहली मूवी है, बट इससे पहले ये बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल ड्रामास पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, शोबिज़ इंडस्ट्री को दे चुके हैं। अजोका थिएटर के साथ भी बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, इंटरनेशनली बहुत से फोरम्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो उस्मान इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच उस्मान, एंड गुड टू हैव यू ऑन आवर शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं बिल्कुल फ्रेश, अच्छा, बिल्कुल आप ही की तरह। गुड। सो मुबारक हो, बहुत जल्द अब आपकी मूवी जो है रिलीज के लिए तैयार है, और उम्मीदें बहुत सी हैं व्यूअर्स की भी, फैंस की। इस मूवी से वाबस्ता स्टोरी लाइन के बारे में बेसिकली मैं जानना चाहूँगी। फिक्शनल है, कॉमिक है, मोटिवेशनल है, लव अफेयर है, या सब कुछ है? अच्छा, सब कुछ तो होता ही चला आ रहा है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम सब कुछ के साथ कुछ कुछ और भी करने की जुस्तजू रखते थे। तो इसमें सबसे जो मुनफरिद बात है, जो एक बेहतरीन पहलू है, वो यह है कि ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 75 साल में एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो ज़ल्ज़ले पर, अर्थक्वेक पे बनी हो। ये पहली फिल्म है जो ज़ल्ज़ले पर मबनी है। सब्जेक्ट इसका बहुत मुनफरिद है। अच्छा, ये एक पहली फिल्म इस हवाले से है। डायरेक्टर साहब की भी ये पहली फिल्म है, इस हवाले से भी पाकिस्तान की ये पहली फिल्म है। मेरी भी पहली फिल्म है। म्यूजिक डायरेक्टर जीशान जैनी है, उनकी भी पहली फिल्म है। मेरी जो हीरोइन है ज़ारा अहमद, उनकी भी ये पहली फिल्म है। और ये पहली फिल्म इस लिहाज से भी है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया सेंसर ने, एक लफ्ज भी नहीं काटा। ठीक है, ये क्रेडिट भी इस फिल्म को जाता है। और एक और क्रेडिट ये है कि इसकी जो सराउंड साउंड है वो पाकिस्तान में हुई है। ये पूरी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनी। अच्छा, आप बात कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मूवी को लेकर और अपनी चीजों को लेकर, अपने काम को लेकर। अच्छी बात है, बट मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपकी इस मूवी से भी, और इनफैक्ट आपसे भी आनी चाहिए जी। अगर हम यकीन कामिल नहीं रखेंगे अपने आप पर, हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। ये एक बड़ी सिंपल सी लाइन है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, और लोगों से फैसिनेट होना, उनको बहुत अच्छा समझकर अपने आप को नीचे ले जाना, ये हमारा हम तुर्रा इम्तियाज़ रखते हैं इस मामले में। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। अल्लाह ताला ने लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम के मुताबिक अगर हम चलें तो बेहतरीन कहा है मुझे और आपको। तो अगर बेहतरीन कहा है, सुपरलेटिव, थर्ड फॉर्म, तो फिर उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारा एक साथी एंकर इस वक्त हरमीत इस्लामाबाद में मौजूद है। ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड बाय द वे, एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। सो हरमीत का रुख कर लेते हैं। हरमीत, आप क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, उस्मान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। उस्मान साहब की बातों से अंदाजा ही, और जब आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना बिल्ड हो तो यकीन माने चीज़ें जब आप पॉजिटिव सोचें तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। अच्छा पाजी, पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिल्में जो है या तो उसी तरह ट्रेलर नहीं आ रहे, बहुत सारी फिल्में जमा हो रही हैं कि भैया एक ईद के लिए इंतजार हो रहा है कि तभी हम रिलीज करेंगे। एक तो रिलीज के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। दूसरी बात ये कि शूटिंग कहाँ कहाँ हुई, कौन सी जगहों में ज्यादा फिल्म को फिल्माया गया, और थोड़ा सा फिल्म के सेट पर जो ये मजे की चीजें होती है, बातें होती है, एक दूसरे को छेड़ना होता है, तो कोई अच्छी सी चीजें भी बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत सारी तकलीफ भी होती है जब आप शूट करते हैं, तो बहुत सारे मसाइल का भी सामना होता है, लेकिन उसका भी एक अलग मजा होता है सेट पे। इतने सारे सवालात और 1 मिनट का जवाब बिल्कुल दूंगा। नहीं, 1 मिनट का जवाब नहीं, आपको हम दरिया को कूजे पे बंद कर रहा बखूबी जानता हूँ। रेडियो की तरबियत है ना साथ साथ, तो इसलिए वो आपके लहजे से भी हम अच्छा उसमें ये है पाजी, उसमें बात ये है, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप फेस टू फेस आए और हम कलाम हो रहे हैं, अपनाइयत का एहसास हो रहा है मुझे। फिल्म जो है इसकी स्टोरी थोड़ी सी मैं रिवील कर देता हूँ ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि हम बात किस हवाले से कर रहे हैं। ज़ल्ज़ला जब आता है तो 1 सेकंड के अंदर, सेकंड के चौथे बल्कि
नैनो सेकंड में आपको लगता है कि एक हस्ती बस्ती जो है वो तबाही के धाने तक पहुंच जाती है। तो जो इंसान इन चीज़ों को फेस करते हैं, फिर जब वो जिंदा रह जाएं, उनके अपने प्यारे उनसे अलग हो जाएं, तो सारी ज़िंदगी वो किस तरह सफ़र करते रहते हैं, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इस अलमिये को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है। और पहली दफ़ा अपनी फिल्म के थ्रू हम लोगों को इनोवेटिव आइडिया की तरफ लेकर आते हैं। ये जो किरदार है रेहान, जो कि स्टोरी का हीरो है, वो फ्रॉम द डे वन वो एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा सवाल करता है, हमेशा जानने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ क्यों होता है, और अगर जलजला आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने लोगों को बचा सकते हैं, अपने प्यारों को बचा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक स्ट्रगल भी है, इसमें हेट भी है, इसमें बहुत सारे जो सोशो इकोनॉमिक हमारे डिजास्टर्स हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है, और बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्स बनाकर, लेकिन बेस करती है ये जलजले के ऊपर। अच्छा, ये तो बात होगी स्टोरी के हवाले से। बाकी बात यह है कि मेरी भी पहली फिल्म है, मेरी हीरोइन की भी पहली फिल्म है, म्यूजिक डायरेक्टर की भी पहली फिल्म है। ज़ीशान ज़ैनी इतना खूबसूरत सिंगर है, आप उसकी आवाज़ सुने आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप कहीं और चले जाएं। बहुत ज़बरदस्त, आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है बाजी। चल अच्छा, तो ये है हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं खावर मलिक साहब, उन्होंने मैं कहता हूं कि एंड लगा दिया है जनाब अपनी मेहनत का। हसीब अजमल साहब जिन्होंने प्रोडक्शन डिज़ाइन किया है, पाकिस्तान में पहली बार सराउंड साउंड का कॉन्सेप्ट जो है वो तौसीफ शेख साहब लेकर आए हैं। सलमान शनी ने इस प्रोडक्शन को मैनेज किया, लाइन प्रोड्यूसर हैं, और हमारे जो फैसल मिर्ज़ा हैं उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट किया इस फिल्म के लिए, सैयद मोहसिन शाह साहब। अच्छा, इस फिल्म की एक बात ये है खास, लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको दुआएं मिल रही हैं। मैं लफ्ज़ बारहा ये दोहरा देता हूं, दुआएं मिल रही हैं। हालांकि ये फिल्म है, फिल्म को लोग दुआएं नहीं देते। कमाल तो ये एक ऐसा आइडिया है कि आपने जिस तरह से कहा ना कि आपकी हर चीज में आप पहला क्रेडिट ले चुके हैं। हाँ, पहली फिल्म, पहली दफा कोई सेंसर वो एतराज नहीं आया। हाँ, पहली दफा जो एक्ट्रेस हैं वो भी लॉन्च किया गया उनको इस मूवी के जरिए। डायरेक्टर की भी पहली मूवी है, और इसके साथ साथ सिंगर का भी जो है कंपोजर है उनकी भी पहली। तो ऐसा ना हो, और अल्लाह करे चले ऐसा हो जाए कि जो प्यार मिले, जो हम इसका रिस्पांस देखें, वो भी पहली दफा हो कि पाकिस्तान में किसी मूवी को इतना जबरदस्त किस्म का रिस्पांस। कमाल का भाईजान, मैं एक ये सारी बातें यकीन कामिल की हैं। ये भी कहते कि पहली दफा हमारे शो में ही आए हैं, और मैं पहली दफा आप ही के शो से ये ट्रेलर चला है। और फवाद खुर्शीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उनके तवस्सुत से हम आज यहाँ बैठे हैं। सैयद मोहसिन शाह फिल्म डायरेक्टर भी हैं, बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने बनाई हैं, बहुत काम करते हैं। उनकी इस फिल्म से अफिलिएशन इतनी है, मैं उनको क्रेडिट दिए बिना रह नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है। अभी मैं आपको यहाँ पर आने से पहले भी जब हम ब्रेक में थे तो बात कर रही थी कि मैं उम्र का बहुत हिस्सा, तो चले काफी हिस्सा तो गुजार चुके हैं। अब ये ना लोग समझने लग जाए पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, बट एनीवेज अभी जाने की बातें ना करें, जाने की बातें नहीं कर रही, बट आई स्वेयर अपॉन अल्लाह मैं आज तक कभी सिनेमा में नहीं गई, नेवर एवर। अब जो आपने कहा ना पहली दफा ये हो रहा है, पहली दफा ये हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अब मैं भी कह दूं कि ये मूवी वो होगी जिसके लिए मैं पहली दफा किसी सिनेमा का रुख करूंगी। लाइक पहली दफा सारे काम हो रहे हैं। मैं पाजी मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया जी पाजी, और उन्होंने मेरे पास एक ऐसे गार्ड का इंटरव्यू है जो चौकीदार है, और उसने कहा कि सर जी मैं 25 साल पहले फिल्म देखनी छाड़ती सी, मेरी अखबार वो खबर आई हुई थी तो उसके हाथ में मेरा पोस्टर था और वो पढ़ रहा। तो मैंने एक सवाल पूछा, मैंने दसो ए छूले आसमान कोई बुरी गल है, कोई नेगेटिव गल है, कोई बुराई में फैला रहे हैं, अगर ते तानू लगता है कि यह बुरी चीज है फिर तुसी सिनेमा ना आना, ते अगर तानू लगता है छूले आसमान के इस धरती तो उठ ते ओ फलक तक पहुंच, नीलगू आसमानू फतह कर लै, चंगी गल है। उन्हें क्या सर जी मैं 25 साल बाद ए फिल्म देखने जाऊंगा। जबरदस्त हो गया। सो हम अपने व्यूअर्स जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि लाजमी तौर पर आपने सिनेमास का रुख करना है ऑन 25 फरवरी, और मेरे ख्याल में अपने टैलेंट को, अपनी मूवीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, इसलिए भी कि हम लोगों को अप्रिशिएट करें। हम अप्रिशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर बेहतर से बेहतर कंटेंट और मूवीज हमें देखने को मिलेंगे। अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अच्छा, अभी हमने मूवी पे
और भी बहुत सारी आपसे बातें करनी है, बट आप चूंकि बहुत से ड्रामाज में बड़ा सक्सेसफुल आपका रोल रहा है, बड़े काम आपने किए हैं, आपका एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ अभी रिसेंटली A+, वो हमारा ही चैनल है, आई ओन दैट चैनल, मतलब मेरे इदारे का वो चैनल है बेसिकली। सो वहाँ का एक ड्रामा जिसका नाम है GT रोड, उसमें आपने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और आपका एक डायलॉग भाई छप्पड़ फाड़ के लोगों ने देखा, क्या कहें, मतलब कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ कर मौला देता है। सो ये लोगों ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इसको देखा और अभी भी इसके बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ हम देखें सोशल मीडिया पर। सो वो बेसिकली क्या था कि आप एक सस्ते एक्टर हैं क्या, 50 एंड 1000, वो 50 रुपए एंड 1000 नोट। पाजी कुड़ी की हो जाए गल्ला कर रही है। मैं बड़ा महंगा एक्टर हूँ, वो डायलॉग कुछ इस तरह का है कि वो डायलॉग इस तरह का है कि वो GT रोड में मालिक नामी एक दुकानदार है जो अंदरून लाहौर का रहने वाला है, बड़ा कैलकुलेटेड सा है वो और बड़ा शातिर भी है। पैसे के नाम पर उसकी जान चली जाती है, पैसे ना मांगे उससे, बाकी सारी बातें वो करता है बड़े अच्छे से। तो वो उसकी शादी होती है, उसकी सालियां रास्ता रोकती हैं, तो वो रास्ता रोक कर कहती हैं कि 50,000 रुपया दे दें। तो वो सभी लोग जो घर वाले हैं उनको तो दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं कि 50,000 और मांग किससे रहे हैं जो 50। अच्छा, वो दौरे और ये फिट्स किस तरह से पड़ते हैं? जबरदस्त हो गया ये तो। आपने जितने भी अब लोगों की शादियां होंगी और सालियां पैसे से मांगती हैं दूध पिलाई के टाइम, रास्ता रुकवाई के टाइम, तो उनको आपने ये टिप दे दिया कि इस तरीके से डील और किया जा सकता लोग इसको इम्प्लीमेंट कर अच्छा, रहे हैं। वैसे उस्मान, ये क्लिप जो था, हमारे कुछ वकील दोस्त हैं इसी टाइप के, वो कैरेक्टर था उनका भी अभी है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। तो ये क्लिप जब मैंने उनको भेजा तो वो उन्होंने बड़े हंसमुख है तो बंदे बड़े हंसमुख हैं, लेकिन उन्होंने उनका जवाब बड़ा कमाल का था कि भैया कहाँ से ढूंढ के ले आए, मेरी कॉपी है पूरी की पूरी। तो ऐसे में ये क्लिप जो हमने देखा ये बड़ा ज्यादा वायरल हुआ था और बड़ी मुख्तलिफ पेजेस पे हमने देखा कि हिंदुस्तान के पेजेस पे भी ज्यादा वायरल था और वकील की, वैसे लोगों ने इसको ज्यादा वकील के साथ जोड़ लिया था। जी, बहुत सारे उन्होंने मतलब लोगों को फिट किया इसके अंदर, जो जैसा था, बस वो उसका नाम देकर नीचे ये चलाया है। चले। तो ये बहुत इसको पजीराई मिली। बहरहाल मैं इस पजीराई से खुश नहीं हूँ। मुझे ये चाहिए कि हमारी जो फिल्म है, मैं इस फिल्म की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी फिल्म है या मैंने बनाई है या मुझे कोई शोहरत चाहिए, फलां चाहिए, अल्लाह की कसम नहीं चाहिए, सब कुछ अल्लाह ने अता किया है। ये क्लिप गवाही है इस बात की कि अगर शोहरत ही चाहिए तो इसको पता नहीं कितने करोड़ों लोग देख चुके हैं। शोहरत का तकाजा यहीं तक था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमने मूवी की तो बात कर ली, अब हम देखें तो 2022 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर आ जाते हैं ना। बहुत सारा बहरान का सामना करना कोविड से पहले भी और उससे पहले भी इंडस्ट्री के हालात कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थे। अब बहुत सी मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है 2022 हमारी मूवीज़ के लिए किस तरह का साल साबित होगा? बहुत सी मूवीज आने को तैयार है, प्लस आप यहाँ पर व्यूअर्स से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इन अ वे कि वो अपनी मूवीज भी देखें, अपने जो यंग टैलेंट हैं उनको भी प्रमोट करें, अपनी मूवीज को बेसिकली प्रमोट करें। ये नहीं कहते कि इंटरनेशनल कंटेंट मत देखें, वो भी देखें, बट अपने लोगों को भी अप्रिशिएट लाजमी तौर पर करें। अ मैसेज फ्रॉम योर साइड। बिल्कुल जी, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, दस्त बस्ता जनाब आपसे रिक्वेस्ट है, अपने लोगों पर एतबार कीजिए, एतमाद कीजिए, यकीन कामिल की फ़ज़ा पैदा कर दीजिए और फिर आप देखेंगे कि यहीं से बहुत सारे सितारे आपको नज़र आएंगे जो दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आएंगे। मैं आपके सामने बैठकर ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको अरस्तू की कहानी सुनाऊँ, सिकंदर की कहानी सुनाऊँ, एडिसन की कहानी सुनाऊँ, न्यूटन की कहानी सुनाऊँ, तो ना उसको आपने देखा है ना मैंने देखा है। इम्प्रेस ज़रूर हो जाएंगे आप, लेकिन मैं आपके सामने अल्लाह का बनाया हुआ एक बंदा बैठा हुआ हूँ। मैं इसी ज़मीन से उठा हूँ और यहीं से चलते 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 अल्लाह ताला मुझे कामयाबी की मनाजिल तय करवा रहा है जिसमें मेरा कुछ भी नहीं है। उसने खुद ही सिफात डाली हैं, सब कुछ डाल के भेज दिया है। मैं तो गुजारिश करता हूँ अल्लाह ताला से कि सर से पाँव तक मैं पॉजिटिवली इस मुल्क के लिए इस्तेमाल हो जाऊँ, दैट्स इट। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यह है कि जिन लोगों को देखकर आप फैसिनेट होते हैं, बाय गॉड मैंने उनके साथ काम किया है, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क हो, चाहे वो 7 समंदर पार वाला मुल्क हो, और उन्होंने भी माना है कि वाकई पाकिस्तान में अल्लाह ताला की अता है। हम ही हमें नहीं मानते, ये एक लम्हा फिक्रिया है। प्लीज हमको मानना है। बुलंदियों का कमाल बनकर, सदाकतों का जमाल बनकर, जो हल ना हो वो सवाल बनकर, जहां में रहना
मिसाल बनकर। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आपने मैसेज दिया, कमाल मैसेज दिया, और इसका लुब्बे लुबाब वही जिस तरह से मैंने अपने सवाल में भी कहा था कि अपने टैलेंट को लाजमी तौर पर प्रमोट भी करें, अपनी मूवीज को बहुत ज्यादा देखें, ताकि जो अप्रिसिएशन मिलेगी सो उसके बाद जो बेहतरी का सफर है वो ऑब्वियसली एक नए सिरे से हम स्टार्ट कर पाएंगे। बिकॉज हमने देखा हमारी माजी में एक टाइम था बहुत जबरदस्त मूवीज बनती थी और ना सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस मिलती थी उन मूवीज को, बल्कि हमसाया मुल्क से बहुत ज्यादा लोग पसंद करते थे। थोड़ा सा डाउनफॉल आया, अब हमें रिवाइवल की तरफ जाना है। रिवाइवल ऐसे ही होगा कि जब आप अपनी मूवीज को देखेंगे, अपने टैलेंट को प्रमोट करेंगे, वो हमारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के काम को प्रमोट करेंगे। एक मेरी फिल्म का 2 डायलॉग हैं, वो मैं जरा लोगों तक पहुंचा दूं। जी जी, एक तो ये है कि मैं ख्वाब नहीं लाया, ताबीर लाया। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेहनत अगर सिद्क़ दिल, ईमानदारी और यकीन से की जाए तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। जबरदस्त हो गया, और इसमें हमें मैसेज भी मिल गया। बहुत शुक्रिया उस्मान, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग मूवी। बहुत जल्द अब रिलीज भी हो जाएगी। सो बहुत सी उम्मीदें इस मूवी से वाबस्ता हैं, और अब मैं भी पहली बार जाकर ये मूवी देखूंगी, और यहाँ पर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी कहेंगे कि लाजमी तौर पर आपने 25 फरवरी को सिनेमास का रुख करना है, मूवी को लाजमी देखना और अपना फीडबैक भी लाजमी तौर पर देना है। सो अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो जलसों से भी भरी पड़ी है और लॉन्ग मार्च से भी भरी पड़ी है। अब की बार भी 2 लॉन्ग मार्च ऐसे हैं जो कि अवेटिंग लिस्ट में है। एक लॉन्ग मार्च जो है वो पीडीएम की जानिब से होने जा रहा है मार्च के महीने में। दूसरे लॉन्ग मार्च का ऐलान पीपल्स पार्टी ने फरवरी के महीने में कर रखा है। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च करेगी। और अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से ये बात कही गई है कि अब की बार इस लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा। सो अगर हम देखें तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी यही बातें की गई, इन हाउस तब्दीली की भी बात की गई, बट प्रैक्टिकली हमने देखा कि जलसे भी उस तरह से नहीं हुए और इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च भी हुए, बट हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ा। सो अब की बार ये जो लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी की जानिब से होने जा रहा है, क्या ये हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या महज ये अब की बार भी एक सियासी टैक्टिक है। हमारे साथ तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी अली बदर साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अली, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले तो ये बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि अब की बार पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिरा देगी। इस बात में हम क्या इससे एज्यूम करें कि ये महज एक सियासी टैक्टिक है या वाकई कुछ होने वाला है, क्योंकि हुकूमत तो अब बेखौफ है, उनको कोई डर खौफ तो है नहीं। देखिए, ये जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया ना, इट्स अ सीरियस थिंग। और सीईसी के इजलास में उन्होंने सबसे मुशावरत करके जब अनाउंसमेंट की तो लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन चीज़ थी कि पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करने जा रही है, और इसके पीछे होमवर्क हुआ है प्रॉपर। और उसके करने के बाद उन्होंने तमाम सूबों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स की मीटिंग की है, तमाम तंजीमों को हदायत की है कि ग्रास रूट पे ये मज़ार कायद से शुरू होगा संडे 27 फरवरी को और इस्लामाबाद तक जाएगा, और रास्ते में इसके मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर पड़ाव होंगे, रुकते रुकाते जाएंगे, क्योंकि एक दिन में तो ये पहुंचने वाला है नहीं। तो ये सखर, रहीम यार खान, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जेलम, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेटीज़ बन गई हैं और आगे बन रही हैं, जो कि इसके ऊपर पूरा जो है इसको टीम अप और इसके ऊपर होमवर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे लॉन्ग मार्च होगा, ये अवाम के लिए समझें कि तारीखी फतह होगी कि इस हुकूमत से और इमरान खान साहब से। बातें नहीं है, हमने पीडीएम से भी यही बातें सुनी। ये पीपल्स पार्टी एक प्रैक्टिकल पार्टी है। पीडीएम जो है वो कई जमातों का अलायंस है, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग ये पीपल्स पार्टी का, चूंकि बिलावल साहब ने अकेले इसका इनिशिएटिव लिया है और पीपल्स पार्टी ने किसी से पूछा नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस लॉन्ग मार्च को करेंगे और करके दिखाएंगे और हुकूमत से जान छुड़वाएंगे इंशाल्लाह। चलें, लेट्स सी अब की बार क्या होता है। जी हरमीत। अच्छा अली बदर साहब, अगर हम देखें, जब भी पाकिस्तान में हमने अपने मुल्क की तारीख देखी है, जब भी कोई धरने या जलसे जुलूस या इसी तरह जो आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी भी नजर सामने आ रही है, वो भी धरना देना चाह रही है, 27 फरवरी को आप भी निकल आ रहे हैं, पीडीएम भी ऐलान कर चुकी है, तो क्या अक्सर मुख्तदर हल्कों से कोई ना कोई इशारे मिल जाते हैं? तो आपको भी इशारा मिल गया है कि भाई निकलो? इशारे तो हमें नहीं मिले कोई,
ये तो पीपल्स पार्टी का एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीईसी की मीटिंग के अंदर मुशावरत के बाद इसका अनाउंस किया 27 फरवरी की मार्च का। और अगर ये कोई इशारा होता तो फिर हम लॉन्ग मार्च ना कर रहे होते, हम हुकूमत के अंदर बैठे होते। अच्छा, अभी जिस होमवर्क की आपने बात की, अब आपने कहा है कि जो अब हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं इसके पीछे प्लानिंग भी है, होमवर्क भी है, वो थोड़ा सा वो भी बता दें। बिकॉज जब पीडीएम से देखें, अभी आप कह लें कि हम इंडिपेंडेंट पार्टी है, बट पीडीएम उस का हिस्सा थी उस वक्त, पीपल्स पार्टी। उस टाइम बहुत से दावे किए जाते थे कि इस जलसे से ये होगा, लॉन्ग मार्च से ये होगा, इन हाउस तब्दीली, और वो अवाम ने भी देखा। उस टाइम क्या वो होमवर्क नहीं था, या आप लोग तब वो अपने पत्ते शो नहीं करना चाहते थे, उस टाइम वो होमवर्क नहीं? ऐसी चीज नहीं है। पीडीएम बेसिकली जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया और आगे जो पीडीएम चाहती थी रिजाइन कर दे असेंबलियों से। बिलावल साहब ने कहा कि आप इन हाउस तब्दीली के ऊपर काम करें, क्योंकि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो आप देखें कि हमने हुकूमत को उनके घर पे शिकस्त दी थी और हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो इलेक्शन जीता था, दैट वाज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अभी भी हम यही कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली के ऊपर काम करें तो मुश्तरका लाएमल बन सकता है, इसके ऊपर सोचा जा सकता है कि अच्छा, यानी कि दोबारा से इकट्ठ हो सकता है। बदर साहब, अगर आप लोग इन हाउस तब्दीली चाहते हैं तो फिर सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? क्योंकि पीडीएम से आप अलग इसलिए हुए थे कि वो आप लोग चाह रहे थे, बिलावल साहब चाह रहे थे कि इन हाउस तब्दीली हो, जबकि पीडीएम चाह रही थी कि नहीं, हम फैसले जो है सड़कों पे करेंगे। तो इख्तिलाफ तो यही वजह थी। और आप इस नहज पे आप लोग पहुंच क्यों गए कि आप भी सड़कों पे उतर आ गए? सर देखिए, इन हाउस तब्दीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले इन हाउस तब्दीली नहीं कर सकती। वो तमाम अपोजिशन की जमातें मिलेंगी तो इन हाउस तब्दीली आ सकती है, क्योंकि ये नंबर गेम होती है और नंबर्स तमाम पार्टियों के इकट्ठे करेंगे तो आप इस तरह जीत सकते हैं इन हाउस। और पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च इसलिए कर रही है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर ये हुकूमत और मज़ीद 1.5 साल रह गई तो इस मुल्क में लोगों का तो वैसे पुरसाने हाल कोई नहीं रहा, कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने, तो और भी तबाही फिर जाएगी। आप देखें, बिजली की कीमत नेपरा ने 4 रुपए 30 पैसे बढ़ाई, फिर पेट्रोल बढ़ा दिया, अब फिर सिफारिश गई है 90-95 रुपए बिजली बढ़ाने पे, और मिनी बजट ने तो अवाम की कमर ही तोड़ के रख दी है। आप किस किस चीज से गुजारा करेंगे, किस चीज का मुकाबला करेंगे? तो इसके लिए बिलावल साहब का डिसीजन ही यही था कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करके इसमें हम दूसरी भी हम ख्याल पार्टीज को दावत देंगे और उसको उनको साथ शामिल करेंगे ताकि वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने और हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाके जी पर्पस तो यही है। थोड़ा सा ये भी बताइएगा, क्योंकि सर्दियां भी होंगी, बारिशें भी होंगी, थोड़ा बहुत माहौल जो है, क्योंकि अगर आप सिंध से लोग आते हैं तो वो इतने आदी भी नहीं है ठंड के, इस्लामाबाद की ठंड के, तो क्या होगा? क्या मतलब बैठे होंगे, धरना उसी तरह होगा जिस तरह खान साहब ने दिया था, चलता करेंगे हुकूमत को, या शायद एक जलसा होके फिर आप कहें कि भैया बस बहुत हो गया? देखें, ये जो लॉन्ग मार्च जब चलेगी ना मज़ार कायद से और ये जीटी रोड के थ्रू जब इस्लामाबाद तक जाएगी, तो जीटी रोड इटसेल्फ जो है वो पूरा मुल्क का निज़ाम चौक कर देती है। और इतनी बड़ी लॉन्ग मार्च और इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे कि अभी लोगों को आइडिया नहीं है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको आइडिया नहीं है, उनके लिए सरप्राइज होगा। कॉज गली गली, महल्ले महल्ले, कस्बे, गांव से लोग निकलेंगे और ये इंशाल्लाह ताला एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगी और इसके ऊपर हमने हुकूमत को घर भेजना है हर सूरत में। अच्छा देखें, अगर हम मकसद देखें तो पीडीएम का भी हम मकसद देखें तो यही है कि महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना या हुकूमत को चलता करना, अवाम के लिए बेसिकली आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का भी यही मोटिव है। सो व्हाई नॉट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म? अलग-अलग जो करना है तो एक ही जो स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अब की बार जब मकसद ही एक है तो फिर इकट्ठ क्यों नहीं दोबारा से कर रहे? जी, अगर पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च में शामिल होना चाहे तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, अगर वो उनकी ख्वाहिश है ऐसी कोई। अदरवाइज हम और आप लोग उनके लॉन्ग मार्च में शामिल, देखिए हमने तो अपनी डेट दे दी ना, उनकी डेट बहुत देर की है।
तो हम इतना वेट नहीं कर सकते। इसी वजह से बिलावल साहब ने अच्छा सीसी बदर के साहब, लीडर्स, हमें याद है कि जब कादरी साहब जो थे, तारुल कादरी साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, तब इमरान खान साहब का ने अलग ऐलान किया था, उनका अलग ऐलान था, लेकिन आप जब यहाँ पे पहुंचे तो इकट्ठ हुआ उनका। तो ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों का धरना लॉन्ग टाइम तक रहे और 23 मार्च को वो भी उतर आए तो आपका इकट्ठ हो सकता है, बैठ सकते हैं एक साथ भी? देखिए ये सियासत में कोई चीज़ हरफे आखिर नहीं होती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर अभी हमने फाइनल नहीं किया कि इस्लामाबाद पहुंच के हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी मेरे पास अभी कोई डिटेल्स नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग हुई है। ये जब लॉन्ग मार्च चलेगी और फिर इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे, फिर उधर जाके देखा जाएगा कि क्या करना है, उससे पहले इसके ऊपर स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा। अच्छा, यानी कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो लॉन्ग मार्च है कन्वर्ट हो सकता है एक धरने में, और धरने में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली होमवर्क, लोगों को इंटैक्ट वहां पर रखना, उनकी सहूलियात, ये तमाम चीजें आपने प्लान की हुई हैं। देखिए मैं यही अर्ज किया है पहले भी कि हमने इसके ऊपर अभी कोई चीज़ फाइनल या स्ट्रेटेजाइज नहीं किया कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगी तो इसको हमने सिट इन करना है या नहीं करना। ये बिल्कुल लास्ट मिनट पे जाके इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होगी। तमाम बिलावल साहब पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ बैठ के मुशावरत करेंगे और फिर उस टाइम पे मौके पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि फर्दर इसके ऊपर क्या करना है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है बड़े खामोश, जब भी बात करते हैं तो बड़ी मानेखेज सी बात होती है उनकी। तो आप परसों जब वो जब अदालत में पेश हुए तो उनका भी ये कहना था कि अब इस हुकूमत को जल्द जाना है, और मरीम नवाज साहब अभी कह चुकी हैं कि अब हफ्तों की बात नहीं, महीनों की नहीं, बल्कि दिनों की है। तो क्या आपको लगता है कि हालात इस किस्म बन गए कि अब हुकूमत चलती है, जाने वाली है? देखिए हालात तो हुकूमत ने खुद अपने लिए बना लिए हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी ऑपोजिशन को कोशिश करने की ज़रूरत है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीड ले ली है और बिलावल साहब ने डिसीजन लिया है 27 फरवरी का कि लॉन्ग मार्च करें, क्योंकि इस गवर्नमेंट के अंदर ना तो कोई काबिलियत है, ना अहलियत है, ना कोई टीम मेंबर ऐसा है जिन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी हो, कोई ऐसी डिलीवरी की हो लोगों के लिए कि लोगों को रिलीफ मिला हो। दावे और बातें तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन आगे अभी तक रिजल्ट कुछ भी नहीं है। तो बेहतर है कि अगर इस तरह के सिर्फ बातों पे हुकूमत चलानी है तो इनको घर भेज दिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है, जरदारी साहब आपको पता है बहुत बदर साहब, एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, अगर हम देखें सिंध से तो चलो आप लोगों को उठा ले आएंगे, क्योंकि जाहिर बात है पीपल्स पार्टी के वहाँ इक़्तिदार में रही 14 साल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो वहाँ पे आप लोगों के जो हालात हैं बलदियाती इलेक्शन में हमने देखा कि ना होने के बराबर थे। अब पंजाब की अगर बात करें तो इन लोगों को कैसे कायल करेंगे कि वो भी धरने में आके पहुंचे? क्या तरीकाकार, क्या हिकमत अमली अपनाई है आप लोगों ने सर? देखें केपीके के अंदर अगर देखें तो पीपल्स पार्टी का नंबर ऑफ वोट्स बहुत ज्यादा है। वो ठीक है कि हम अगर जीत नहीं सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि हारने की वजह से आपके वोटर या आपके सपोर्टर कम हो जाते हैं। और पंजाब के अंदर भी अभी देखें NA 133 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी के लोगों को मोबिलाइज किया है, घरों से निकाला है, और इंशाल्लाह ताला बाय द टाइम ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगी, यहाँ पे राजा परवेज अशरफ साहब प्रेसिडेंट पंजाब बने हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग बाहर आएंगे, क्योंकि हर दूसरे घर में पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं। लोगों को आइडिया नहीं है अभी, तो इट विल बी अ सरप्राइज। चलें लेट्स सी के आने वाला वक्त क्या लेकर आता है, बिकॉज पहले भी बहुत से किए गए थे कि लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिरा दी जाएगी, बट हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट लेट्स सी अब की बार ये जो दो अलग-अलग लॉन्ग मार्च होने जा रहे हैं वो क्या तब्दीली लेकर आते हैं। इमरान खान साहब तो कोई तब्दीली नहीं लेकर, बट लेट्स सी पीपल्स पार्टी और PDM क्या तब्दीली लेकर आते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली। ये इमरान खान वाली तब्दीली नहीं है, शो में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच आपका भी। हाँ आप अपनी बात मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब वाली तब्दीली नहीं है, ये इस मुल्क के लिए बेहतरी है। चलें लेट्स सी के तब्दीली किस किस्म की आती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अभी हम ज़रा बात कर लेंगे ख़वातीन की ब्यूटी को लेकर। अनवांटेड हेयर्स जो हैं वो ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है और ख़वातीन इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होती हैं। अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान भी होती हैं। सो इसके लिए देयर इज़ अ वेरी बेस्ट फार्मूला, जिसको अगर हम कहें एनफ्रेंच अगर हम देखें तो इज़ दी बेस्ट हेयर रिमूवल क्रीम, जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो आपकी स्किन जो है वो सिल्की स्मूथ रहेगी, बिकॉज एनफ्रेंच के इस फार्मूला में शामिल हैं मॉइस्चराइजर्स एंड बेबी ऑयल। इसके अलावा सिल्की स्मूथ स्किन के अलावा आप का ये जो तमाम काम है वो लेस देन 5 मिनट्स में आप अनवांटेड हेयर जो है उनका खात्मा कर लेंगे। नॉर्मली ये होता है कि किसी भी खातून को जब अपनी ऑब्वियसली अनवांटेड हेयर बहुत ज़्यादा आपकी खूबसूरती को बांध कर देते हैं तो यू हैव टू गो टू सम सैलून और स्पा, वहाँ से आप सर्विसेज लें। सो जब आप वहाँ पर जाते हैं, सो फर्स्ट जो इशू आता है कि आपको अपने इस बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर वहाँ जाना पड़ता है। बिजी स्केड्यूल के अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पर आप जब जाके कोई भी सर्विसेज लेते हैं, नॉर्मली वैक्सिंग वगैरह, सो इट्स क्वाइट पेनफुल। इसके अलावा जब आप बहुत ज़्यादा वैक्सिंग करवाते हैं सो आपकी बॉडी जो है, जो स्किन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डल भी हो जाता है अक्सर औकात। सो उसके लिए इन तमाम इश्यूज को एड्रेस किया है एनफ्रेंच ने। सो आपका ये भी मसला हल हो गया कि अब आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बचा रहेगा, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा इन अ वे कि आप अब घर में बैठकर ही लेस देन 5 मिनट से तमाम काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ रहेगी, बिकॉज इसके फॉर्मूला में शामिल, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है, बेबी ऑयल एंड मॉइस्चराइजर। इसके साथ साथ नॉर्मली अगर हम दूसरी हेयर रिमूविंग क्रीम्स को देखें तो उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, इची होती है और वो अनबेरेबल स्मेल भी होती है। सो एनफ्रेंच में फ्लोरल फ्रेग्रेंस शामिल है, गुलाबों की खुशबू शामिल है, जो कि आपको एक बहुत अच्छी खुशबू देगी। तो आपके जो अनवांटेड हेयर हैं उसके लिए आपको टाइम भी कम लगेगा उनका खात्मा करने में, और इसके अलावा आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएगी। प्लस आपकी जो खुशबू है, आप जो खुशबू फील करेंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की अमेजिंग होगी। इसके साथ साथ एनफ्रेंच जो है वो साशे पैक में भी शामिल है। दिस इज़ द साशे पैक। अपनी अवेलेबिलिटी और कंफर्ट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्रीम में भी शामिल है और लोशन में भी शामिल है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एनफ्रेंच आपके लिए ला रहा है कीमती इनामात जीतने का मौका। सो इसके लिए अब आपको करना क्या है कि 20 सेकेंड्स की एक वीडियो बनानी है एनफ्रेंच के साथ और हमें व्हाट्सएप करनी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030693197949 030693197949। इस नंबर पर आपने हमें 20 सेकेंड्स की वीडियो विद एनफ्रेंच हमें व्हाट्सएप करनी है और आप फिर इसके बाद कुरंदाजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये तो हमने बात कर ली। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और हम बात करना चाहेंगे जनाब सगीर पाको हिंद की मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त गुलकारा थी, बहुत सी मूवीज में इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और इनके फैंस ना सिर्फ पाकिस्तान से थे बल्कि हमसाया मुल्क भारत से भी इनके बहुत से फैंस थे। इनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता था। फिर आज हम उनको ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं और अगर हम देखें तो ओवरऑल 1500 से ज़ायद इन्होंने गीत गाए और बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इस तरह से रही कि उनकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त थी, खूबसूरत थी कि बहुत जल्द उनको टीवी की ड्रामास की प्लेबैक सिंगिंग से फिल्म इंडस्ट्री वो ज़रूरत बन गई और वहां पर उनको पिक कर लिया गया। वैसे रोमा अगर हम देखें तो इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि मुसलसल 1977 से 1983 तक इन्होंने 10 निगार अवार्ड इनको मिले थे और 7 ग्रेजुएट अवार्ड जो थे वो इनको मिले थे। 2 एक टीवी सरकारी अवार्ड इनको मिला था और कमाल के इन्होंने गाने गाए। अब भी देखें तो ये इनके गाने जो है भारत में ज़्यादा मकबूल थे, पाकिस्तान में तो थे ही थे। रेडियो पाकिस्तान पे ये इनके जब गाने चलते थे तो यकीन माने कि आज भी लोग इनको याद करते हैं। और अगर हम देखें तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 500 गाने जो है उन्होंने गाए, उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नगमात जो है, मिली नगमात जो है उन्होंने गाए। और इसी के साथ साथ जो बहुत सारे उनकी खिदमात थी, यानी सदारती अवार्ड, इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से अगर हम देखें तो उनको सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया, एक सरकारी अवार्ड भी उनको मिला। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन हमने देखा कि वो जिस तरह बीमार थी, फेफड़े और ब्लड प्रेशर, उनको हाई ब्लड प्रेशर था, जिसकी वजह से मुझे आज भी याद है कि जब खबरें गर्दिश कर रही थी तो बहुत सारे लोग अफसरदा थे जब वो अमेरिका की तरफ रवाना थी इलाज के लिए और अचानक उनकी डेथ हो गई थी। तो आज एक ऐसे अनमोल हीरे को आज हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जी, मिस भी कर
करें, ट्रिब्यूट भी पेश करें और व्यूअर्स उसी के साथ ही हमारा आज इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।